दोस्तों आज हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 4। भाग 4 जो है ये हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। 10th क्लास सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। जो विद्यार्थी आगे जाके हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और जो आगे जाके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम लिखना चाहते हैं, उसमें एक सेक्शन होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इटली जर्मनी के एकीकरण और पूर्वी समस्या का जिक्र किए बिना अधूरी है। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा इस टॉपिक को और हम प्रयास करेंगे कि एक एक बिंदु के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर समझाया जा सके। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इस एक प्रमुख पॉइंट आज के उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इटली जर्मनी और ब्रिटेन का एकीकरण। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र देश की कल्पना और उसके बाद बाल्कन या पूर्वी समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण देखने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी के साथ में आखिर क्या प्रॉब्लम थी और क्यों जर्मनी का एकीकरण करने की जरूरत। जर्मनी पहले यूनिफिकेशन से पहले कोई देश नहीं था, ये केवल राज्यों का एक संघ था जिसे आप जर्मन संघ कह सकते हैं। यहाँ पर आपको राज्य दिख रहे हैं, ये सारे राज्यों का एक संघ था जिसे जर्मन संघ कहते हैं। पहले हमने बताया था कि नेपोलियन ने अपने युद्धों के माध्यम से छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके 39 राज्यों का एक संघ बनाया था और इस संघ का जो प्रमुख था वह था प्रशा। हम कह सकते हैं कि जर्मन संघ में प्रशा एक ऐसा देश था जो कि इन सभी राज्यों को मिला के एक वृहद जर्मनी का निर्माण कर सकता था। पर प्रॉब्लम क्या थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम। देखिए, तो हम यहाँ पर मैं आपको कुछ देश बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ऑस्ट्रियो हंगरी साम्राज्य, दूसरा रूसी साम्राज्य, तीसरा है यहाँ पर फ्रांस। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई शक्तिशाली देश बने। ऐसी हालत प्रशा के साथ थी। ना तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य चाहता था, ना रूसी साम्राज्य चाहता था, ना फ्रांस का साम्राज्य चाहता था कि यहाँ पर एक सशक्त देश का निर्माण हो। तो ये सारी अपनी अपनी समस्या तो थी। इसके साथ और समस्या थी कि भाई प्रशा का या जर्मनी का यूनिफिकेशन किस आधार पर। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी चाहते थे कि इसका यूनिफिकेशन लोकतांत्रिक आधार पर हो, जबकि रूढ़िवादी चाहते थे कि राजा ही जर्मनी को एक करे। इसके साथ में एक और समस्या थी, ये जो छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं, ये राज्य भी नहीं चाहते थे कि हम किसी के अधीन रहें। ठीक है, तो इस कारण से ये सारी की सारी समस्याएं थी जिनके कारण जर्मनी का यूनिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में बाकी शक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनतंत्र और क्रांति। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो जनतंत्र जो था वह लोकतांत्रिक आधार पर देश का यूनिफिकेशन करना चाहता था। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यदि कोई देश बनेगा तो उसका आधार होगा जनतंत्र। लेकिन 1848 तक आते आते अब जनतंत्र किसी देश को बनाने की मुख्य मांग नहीं रही। इन्होंने कहा जनतंत्र नहीं, यदि राजतंत्र भी है तो भी देश का निर्माण किया जा सकता है। और इसका पहला प्रयोग हम देखेंगे जर्मनी। यूरोप में सत्ता बढ़ाने और राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल। इन रूढ़िवादियों ने क्या किया, एक सशक्त देश बनाने के लिए राष्ट्रवादी भावना का इन्होंने प्रयोग किया। और जर्मनी में ये काम किया बिस्मार्क के नेतृत्व में पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया,
तथा अंततः फ्रांस से युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। देखिए 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसमें है क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है। तो यहाँ पर देखा गया कि भाई किस प्रकार बिस्मार्क ने सेना की मदद से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। देखिए किस प्रकार से सबसे पहले 1864 में उसने युद्ध किया डेनमार्क से। यहाँ पर आपको दिख रहा है डेनमार्क से युद्ध होने के बाद में यहाँ पर आगे हम मैप में देखेंगे कि किस प्रकार डेनमार्क से उन्होंने युद्ध किया और एक थोड़ा हिस्सा प्राप्त किया। अगला वाला युद्ध जो महत्वपूर्ण था वह था 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ। यह युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के साथ में ऑस्ट्रिया को उसने पूरी तरीके से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दबा दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण था ये फ्रांस, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मेनलैंड यूरोप में जर्मनी के एकीकरण का कोई सबसे बड़ा शत्रु था या कोई उसका सबसे बड़ा विरोध करता था तो वो था फ्रांस। फ्रांस नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर कोई भी बड़ा राज्य स्थापित हो। तो इस प्रकार सेना का उपयोग करते करते बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। आगे हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में जो जो युद्ध हुए और जो जो एरिया शामिल किए गए उन एरिया की जानकारी यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। प्रशा 1866 से पहले ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो एरिया है ये 1866 से पहले का था। 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था, ये स्लेस्विग और हॉलस्टाइन के मुद्दे पर। ये बिस्मार्क था, हम जानते हैं बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ था जिसने स्लेस्विग और हॉलस्टाइन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया को फंसा के रखा। अगला वाला युद्ध हुआ 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ में, हमने देखा, और ये वाला पूरा प्रदेश करीब करीब उसने अपने एरिया में ले लिया। अगला वाला जो महान एक जिसे कह सकते हैं कि बड़ी घटना थी वो थी फ्रांस के साथ में युद्ध। फ्रांस के साथ में युद्ध हुआ और बड़ा सा ये वाला एरिया पहुंच गया। देखिए फ्रांस के साथ में युद्ध करने का दो अलग अलग इसके नतीजे निकले। एक नतीजा तो ये निकला कि कई सारा भूभाग इसके पास में मिल गया और दूसरा नतीजा ये निकला कि अब यूरोप के अंदर जर्मनी का कोई भी दावेदार या उसका कॉम्पिटिटर नहीं रहा। तो ये कई तरीके से फ्रांस के युद्ध ने इसको मदद पहुंचाई दी। फ्रांस कई बार अभी बोर्ड क्लास में क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में कि जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। तो हमारे टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो काफी थोड़ा सा है और युद्ध के बारे में बता। तो इसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कुछ और पॉइंट के ऊपर। देखिए हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों के जर्मन संघ का निर्माण। तो ये पहला कार्य था। यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हो और आप चाहते हैं कि 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिले तो ये पॉइंट आप जरूर डालें। तो पहला चरण कैसे कंप्लीट हुआ, नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों का जर्मन संघ का निर्माण किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मैंने वहां पर भी जब ये जोल्वेराइन आपको पढ़ा रहा था तो एक प्रश्न छोड़ा था कि भाई जोल्वेराइन ने किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में मदद की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई किस प्रकार से आर्थिक एकीकरण ने राजनीतिक एकीकरण को आगे बढ़ाया। ये कई बार जो है सिविल सर्विस मेंस के एग्जाम में भी ये प्रश्न इस प्रकार का पूछ लेते हैं। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो अलग अलग राज्य थे जर्मन संघ के, उन्होंने इस संघ की स्थापना की। ये एक शुल्क संघ था और जब इस संघ के बेनिफिट्स उनको दिखने लगे, उसके फायदे दिखने लगे कि किस प्रकार उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, लोग एक जगह से दूसरी तक जाने लगे, जर्मन संघ के राज्य समृद्ध होने लगे, तब उन्होंने जाके आगे राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रयास किया। फ्रैंकफर्ट संसद आपको पता ही 1848 में हुआ था। इस संसद में जनतांत्रिक आधारों पर जर्मनी के एकीकरण की प्रयास किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से यह असफल रही। कोई बात नहीं, लेकिन इसने एक आगे का मार्ग प्रशस्त किया। आगे जाके हम देखते हैं कि बिस्मार्क के नेतृत्व में कुछ युद्धों की लड़ियां चालू हुई। पहला डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और फिर फ्रांस है। इन तीनों से युद्ध करने के बाद में इन्होंने अपने एकीकरण को पूर्ण किया था। तो जब भी ये 5 मार्क्स में आता है तो आप जरूर ये पॉइंट इसमें दर्शाइएगा। अब हम बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, और जनरली जब जर्मनी के एकीकरण की बात होती है
तो बिस्मार्क का नाम जरूर आता है। तो देखिए ये मिस्टर बिस्मार्क है। जर्मनी के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिस्मार्क जिसे कि लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये विश्व का उस समय का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। प्रशासकीय शासक फ्रेडरिक विलियम द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य ऑटोमन बिस्मार्क को सौंपा गया। सेना का आधुनिकीकरण किया तथा कूटनीति के द्वारा यूरोपीय शक्तियों को जर्मनी के एकीकरण में बाधक नहीं बनने दिया। हमने बात किया था कि भाई कई सारी ऐसी जर्मन शक्तियां थी जो नहीं चाहती थी कि प्रशा का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए यहाँ पर कुछ युद्ध का जिक्र है और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जब एक जर्मन शक्ति के साथ या एक यूरोपीय शक्ति के साथ जब इन्होंने युद्ध किया तब बाकी यूरोपीय शक्तियों को अपना दोस्त बना के रखा। यहाँ हम बात करेंगे यदि 1864 के डेनमार्क के युद्ध की, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया और फ्रांस को एक तरफ रखा, आराम से डेनमार्क को हराया। अगला वाला युद्ध 1866 ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, दूसरी बड़ी शक्ति यहाँ पर बची हुई थी फ्रांस को एक तरफ करके रखा हुआ, फ्रांस को इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तीसरा जब फ्रांस के साथ 1871 में युद्ध किया तो ब्रिटेन और रूस को अलग करके रखा। मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे जादूगर थे जो एक साथ 5 गेंदों से खेलते थे, जिनकी 3 गेंदें हमेशा हवा में होती। मतलब ये जो 5 बड़ी यूरोपीय शक्तियों के बारे में कहा गया है कि जब ये 2 से युद्ध करेंगे तो बाकी 3 को बिल्कुल अलग करके रखेंगे। सो एक महान कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने प्रशा के एकीकरण को, जिसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने पॉसिबल किया। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते होंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? एनी गेस? यस, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली के एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो जनरली वही समस्या है जो हमने देखी जर्मनी के एकीकरण में। इटली का मैप हमारे सामने है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इस इटली के मैप में जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके एकीकरण में क्या प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इटली राजनीतिक रूप से बड़ी बुरी तरीके से डिवाइड था। केवल ये जो क्षेत्र है, ये सार्डिनिया पिडमांट वाला एरिया है, यहाँ पर केवल इतावली वंश के शासक का राज था। ये लोम्बार्डी और वेनेशिया जो थे ये ऑस्ट्रिया के अधीन थे, डायरेक्टली ऑस्ट्रिया के अधीन, और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ये इटली में मिले। बीच में परमा, मोडेना और टस्कनी, यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया के राजकुमार ही शासन करते। बीच में बड़ा सा पोप का राज्य था, और पोप जो था वो था फ्रांस के संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर फ्रांस बीच में आ रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया बीच में आ रहा है। आगे हम जब बात करते हैं दक्षिण सिसिली के 2 राज्यों की, तो यहाँ पर स्पेन के राजघराने के राजकुमारों का शासन था, तो यहाँ पर स्पेन बीच में आ रहा है। ये समस्या तो थी, साथ में सांस्कृतिक रूप से भी बटा हुआ था। बड़ी अच्छा सा एक उदाहरण दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में कि गेरिबाल्डी की सेना में एक स्वयंसेविक सैनिक से जब पूछा गया कि ये लाटालिया कौन है, मींस इटली को इटालियन में लाटालिया कहते हैं, तो उसने कहा कि शायद हमारे सम्राट की महारानी का नाम लाटालिया है। तो देखिए मतलब राष्ट्रवाद की ऐसी कोई भावना भी वहां पर उतनी ज्यादा थी नहीं। तो इटली के एकीकरण में हम कह सकते हैं कि हर तरफ से कई सारी समस्याएं थी। चलिए इटली का एकीकरण की अब हम प्रक्रिया देखते हैं कि इटली के एकीकरण में किस प्रकार से आगे बढ़ा। इटली के एकीकरण में भी उसी प्रकार से कार्य हुआ। इटली के एकीकरण का हमने बताया था जब बात की थी सबसे पहले मैत्सिनी की। मैत्सिनी वो क्रांतिकारी था जिसने पहली बार ये ख्वाब देखा था कि इटली का भी एकीकरण हो सकता है। आगे मैत्सिनी दुर्भाग्य से वो चीज पूरी नहीं कर पाया, लेकिन इस कार्य को करने का जिम्मा मिला काउंट कावुर को। काउंट कावुर जो थे वो सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री थे। याद रखिए सार्डिनिया पिडमांट, उस समय इटली नाम का कोई राज्य नहीं था। सार्डिनिया पिडमांट ही एक राज्य था जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना था। जैसे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसी प्रकार सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। तो सार्डिनिया पिडमांट यहाँ पर दिख रहा है 1858 के आसपास ये क्षेत्र थे, ठीक है। तो इटली 1858 में इनका युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया के साथ।
सार्डिनिया पिडमान ऑस्ट्रिया का युद्ध होने से उस समय काउर ने फ्रांस को मित्र बना के रखा, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया का नाम है लोम्बार्डी। क्या नाम है इसका? लोम्बार्डी। इस लोम्बार्डी को इन्होंने जीत लिया। लेकिन जैसे ये वेनेशिया को जीतने के लिए जा रहा था, वैसे ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया की दोस्ती हो गई और काउर का ये इरादा बीच में ही रह गया। चलिए देखते हैं इसका अगला चरण। अगला चरण आया 1858 से 1860 के बीच में, जब यहाँ पर्मा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने विद्रोह किया। जनमत संग्रह के द्वारा जब यहाँ पर फैसला हुआ तो उन्होंने सार्डिनिया पिडमान के साथ रहना निश्चित। इसी बीच में इसका यूनिफिकेशन का एक और कमाल संभाल रखी थी यहाँ पर इस तरफ से। इस तरफ दक्षिण की तरफ से गेरिबाल्डी नामक एक योद्धा, जो कि एक स्वयंसेवक योद्धा थे, वह राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण थे और उन्होंने भी इटली के यूनिफिकेशन के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। फलस्वरूप उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को करीब करीब जीत लिया था, और इस पूरे क्षेत्र को जीत के स्वयं उसके शासक नहीं बने, बल्कि विक्टर इमैनुअल, याद रखिए विक्टर इमैनुअल उस समय सार्डिनिया पिडमान के शासक थे, उनको उन्होंने सौंप दिया। अगला वाला इटली के एकीकरण का चरण आया 1866 में। देखिए प्रशा मतलब हमने देखा था वहां पर थे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया तो ऑस्ट्रिया को दक्षिण तरफ से, ये ऑस्ट्रिया का दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है, इस तरफ से ऑस्ट्रिया को घेरने के लिए उन्होंने इटली के साथ दोस्ती कर ली। या हम कह सकते हैं कि सार्डिनिया पिडमान के साथ में दोस्ती कर ली। इस तरफ से यहां पर यदि हम देखा जाए तो इस तरफ से ये वाला हिस्सा, तो वेनेशिया को नहीं ले सके थे, इस वेनेशिया को इस युद्ध के दौरान सार्डिनिया पिडमान ने ऑस्ट्रिया से प्राप्त कर लिया। अब मात्र एक सेक्शन बचा था जिसका यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? यस, ये है पोप का राज्य। पोप के राज्य का नहीं हो, उसका कारण यह था कि फ्रांस जो था वो पोप का संरक्षक था। इस कारण से इसका यूनिफिकेशन अभी बाकी था। पोप के राज्य का यूनिफिकेशन करने का मौका मिला 1870 में, जब प्रशा और फ्रांस का युद्ध हुआ। प्रशा और फ्रांस का युद्ध हुआ। इधर सार्डिनिया पिडमान ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एक छोटा सा देश रोम के पास में बना, जिसे हम कह सकते हैं आजकल वेटिकन सिटी। आपको पता होगा वेटिकन सिटी जो है वो ईसाई धर्म का केंद्र है। इस प्रकार देके वहां पर पोप के साथ में एक संधि कर ली गई और इटली नामक देश के अंदर एक और देश की स्थापना हुई, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण काफी इंटरेस्टिंग है, इससे कई बार सवाल भी आते हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए व्यक्तियों। सबसे पहला व्यक्ति हम देखते हैं वो थे काउंट काउर। काउंट काउर के बारे में कई बार 3 मार्क्स में प्रश्न आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये राजतंत्र के कट्टर समर्थक। इनका लोकतंत्र या मैथ्सनी से या उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। इनका कहना था कि यदि इटली का एकीकरण होगा तो राजतंत्र के अंतर्गत ही होगा। इन्होंने भी अपनी कूटनीति के दम पर यूरोपीय शक्तियों में सही समय पर सही मित्र की तलाश की और सही मौके का फायदा उठाकर इटली के एकीकरण को सफल बनाया। ये भी बहुत महान कूटनीतिज्ञ थे। यूपीएससी वगैरह एग्जाम में कई बार आता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। चलिए यहाँ पर ये वाजिब नहीं होगा कि इतना डिटेल टॉपिक का मैं डिस्कशन करूं, वो मैं आपको बाद के सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन ये क्रीमिया के कीचड़ से इटली का मुद्दा उठाने वाले ये जो व्यक्ति थे, ये थे काउंट काउर। काउंट काउर के बाद हम अगले व्यक्ति को देखेंगे, ये थे विक्टर इमैनुअल। ये विक्टर इमैनुअल जो थे ये सार्डिनिया पिडमान के शासक। ये एक बुद्धिमान शासक थे और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने सही व्यक्ति को पहचाना। इन्होंने इटली के एकीकरण की कमान दी काउर के हाथ में। इन्होंने मैथ्सनी की जो देशभक्ति और विचारधारा उसका भी प्रयोग किया और गेरिबाल्डी की वीरता का भी इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और बिना कोई अतिरिक्त शत्रु पैदा किए आसानी से इन्होंने इटली के एकीकरण को पूर्ण किया।
अब हम बात करते हैं अगला व्यक्ति जिनका नाम है गेरिबाल्डी। डियर स्टूडेंट्स, आपने गेरिबाल्डी को देखा होगा, हमारी टेक्स्ट बुक में एक चित्र है, उस चित्र में आपने देखा होगा गेरिबाल्डी के बारे में, ठीक है। सो ये जो गेरिबाल्डी थे वो एक स्वयंसेवक थे, एक सिपाही थे, इन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई और अंत में इन्होंने वो जो विजित क्षेत्र है वो विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से गेरिबाल्डी जो है वो विक्टर इमैनुअल के पैरों में ये बूट पहना रहे हैं। क्या लिखा है इसके ऊपर? इटली। यस, इटली लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये मतलब कि इटली का उनको यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समर्पण कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिटेन के एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण भी कई बार पूछा जाता है। एक्चुअली ब्रिटेन का जो एकीकरण है वो कोई युद्ध, कोई क्रांति या किसी इस प्रकार का परिणाम नहीं था, ये एक लंबे समय की घटना थी। लंबे समय है मतलब हम कह सकते हैं करीब करीब 300 साल, ठीक है। सो ब्रिटेन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक प्रकार का द्वीप समूह है पूरा का पूरा, और इसमें अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। ये थे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश, ये अलग अलग जातियां थी। इनकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति थी और अपनी अलग अलग पहचान थी। तो इनको विभिन्न सुधारों के माध्यम से एक किया गया। हम देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यूनिफिकेशन का काम हुआ वह था 1536 में। 1536 में क्या हुआ? वेल्स और इंग्लैंड एक हुए, ठीक है। ये इसका पहला चरण था। मतलब आप समझ लीजिए कि ये 16वीं शताब्दी में इनका एकीकरण होना पूरा हो गया था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1717 में, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। 1717 में ये तीनों मिलके अब इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। और अंतिम चरण इनका एकीकरण का वह पूर्ण हुआ था 1801 में, जब आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न सुधारों के माध्यम से इनका एकीकरण पूर्ण हुआ। यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई, यहाँ केवल संसदीय सुधारों के माध्यम से ही इसका एकीकरण हुआ था। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल संस्कृति इस सभी देशों के ऊपर हावी रही। आंग्ल संस्कृति का मतलब है ब्रिटेन की संस्कृति। ब्रिटेन की संस्कृति जिसे आंग्ल संस्कृति कहा जाता है, इंग्लैंड की बेसिकली संस्कृति। इंग्लैंड आपको पता है ये भी एक द्वीप समूह था उनके बीच में। तो जो ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों में ब्रिटानी झंडा, जिसे हम कह सकते हैं कि यूनियन जैक जो था वह इंग्लैंड का ही झंडा था, और जो राष्ट्रीय गान था गॉड सेव आवर नोबल किंग वह भी इंग्लैंड का ही था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन चारों ने मिलकर संघ तो बनाया, लेकिन इस संघ में मुख्य भूमिका रही इंग्लैंड की, और बाकी जो राज्य थे वो मातहत सहयोगी के रूप में ही कार्य कर रहे थे। मातहत सहयोगी का मतलब होता है सहयोगी हो लेकिन हमारे बराबर के नहीं हो, आप उनसे नीचे करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्र दृश्य की कल्पना। राष्ट्र दृश्य की कल्पना में आपने देखा कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति और जर्मन यूनिफिकेशन के समय कुछ तस्वीरों और प्रतीक चिन्हों को आगे बढ़ाया गया था। इन आगे बढ़ाने का जो मकसद था वह था कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जा सके। पहला चित्र जो है आपके समक्ष है। पहले चित्र में दिखाया गया है मारियान को। मारियान आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एक महिला थी। इनके हाथ में यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक कुछ कागज है, यह है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। इसी प्रकार और भी कई सारे प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये भाला, भाले के ऊपर लाल टोपी, तो ये सारे के सारे प्रतीक थे। इसी प्रकार जब हम जर्मेनिया की बात करते हैं तो ये इनके हाथ में थी तलवार, जो बताती है ये जर्मनी की रक्षा कर रही है। इनके सिर पर है बलूत के पत्तों का मुकुट, जो जर्मन वीरता का प्रतीक है। इनके हाथ में है झंडा, जो जर्मन राष्ट्रीयता का प्रतीक है। तो ऐसे कई सारे
प्रतीकों के माध्यम से इसकी कल्पना की गई थी और लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना विकास करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया। एक और हम प्रायः जो देखते हैं वह ये चित्र जो प्रायः न्याय की देवी के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। देखिए इनके हाथ में भी तलवार है, एक हाथ में तराजू है, आंख पर पट्टी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार ये न्याय भी करती है, ये दंड भी देती है और पट्टी प्रतीक है समानता का, कि न्याय करते वक्त यह कोई ऊंच नीच या दूसरी चीजें नहीं देखती है। चलिए मित्रों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी में पहुंचते हैं और बात करते हैं बालकन समस्या या पूर्वी समस्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा, बालकन समस्या आखिर क्या थी। देखिए बालकन समस्या जो थी वो बालकन जो क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। बालकन क्षेत्र यहाँ पर आप इस गोले के अंदर देख सकते हैं, ये क्षेत्र जो कहलाता था ये बालकन क्षेत्र कहलाता था। बालकन क्षेत्र के अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य का राज था। मतलब करीब करीब 16वीं शताब्दी के मध्य से ये पूरा क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। प्रजाति इन द सेंस कि अलग अलग जातियां, जो आजकल हम कह सकते हैं कि इनमें से आजकल जो आपको देश यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया आदि शामिल है। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहा जाता था। ये हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में। अब जब धीरे धीरे इसका नियंत्रण कम होने लगा और हमको पता है कि 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया, तो बाकी ये जो जातियां थी, यहाँ पर अलग अलग प्रजातियां थी, उनके बीच भी अपना राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र खड़ा करना या उसकी स्थापना की एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। हर जाति चाहती थी कि दूसरी जाति के कंपैरिजन में उसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हो, और ये जो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की जो तलाश थी या जो मांग थी, इसी ने क्या किया, इनको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। धीरे धीरे छुटपुट युद्ध यहाँ पर चालू हुए और आगे जाने के बाद जब इनके युद्धों में बड़े देश शामिल होने लगे तो यह एक प्रकार से पूरी यूरोप का सिरदर्द बन गया। यहाँ पर एक कैप्शन दिया हुआ है कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 ईस्वी में यूरोप को महाविनाश की ओर लेके गया। तो अब देखिए कि साम्राज्यवाद, अभी तक हमने शुरुआत में देखा था कि जब राष्ट्रवाद की शुरुआत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बात हुई, तब ये जो राष्ट्रवाद था उसकी दोस्ती थी लोकतंत्र के साथ, मतलब कि राष्ट्र का निर्माण लोकतांत्रिक आधारों पर। 1848 की जब हमने जर्मन यूनिफिकेशन की बात की तो उसने दोस्ती कर ली राजतंत्र के साथ, और जब हम 1870 के बाद की दशक की बात कर रहे हैं तब इस राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का दामन थामा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रों ने ये सोचना चालू कर दिया, इस प्रकार कार्य करना चालू कर दिया कि यदि हमें महान राष्ट्र की स्थापना करना है तो अब दूसरे राष्ट्रों को या छोटे राष्ट्रों को गुलाम बनाने से परहेज नहीं करना चाहिए। तो इस चीज ने क्या किया कि हर एक यूरोपीय शक्ति, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, रूस हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो या इटली हो, हर देश अपने लिए अलग से अलग अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ में लग गए। और इसी कड़ी में जब उन्होंने बाल्कन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो यह देश एक दूसरे के सामने आ गए। और दोस्तों आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसका प्रारंभ भी एक छोटी सी घटना से हुआ, जब 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि किस प्रकार राष्ट्रवाद से जुड़कर या कह सकते हैं साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद यूरोप को महाविनाश की ओर ले गए। दृश्य आपके सामने है महाविनाश का, कि किस प्रकार से इस महाविनाश के कारण, या हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ पर एक विनाश लीला सर्जाई। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही। मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा
और आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब इजीली दे सकते। धन्यवाद। आगे हम अगला चैप्टर फिर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।